हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। तो चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की ये हमारी फर्स्ट क्लास है। रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 1। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो वहीं से शुरू करेंगे हम लोग रिलेशन का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर A में मैंने डाल दिया 1 2 3 और B में डाल दिया 4 5, तो A क्रॉस B का मतलब है कि पहला एलिमेंट हमेशा A सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा किसका होगा? B सेट का होगा। यानी फर्स्ट अगर 1 ले लेते हैं तो B के साथ ऑप्शन क्या है कि 4 भी आ सकता है और 1 5 भी आ सकता है। फिर 2 के साथ क्या ऑप्शन है कि 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है। नेक्स्ट इज 3 4 भी आ सकता है और 3 5 भी आ सकता है। ये थोड़ा सा पता नहीं मॉडर्न आर्ट जैसा लिखाने लगता है, कोई बात नहीं। 3 5 भी आ सकता है। तो ये हो गए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और कोई भी रिलेशन जो होगा वो इसका क्या होगा? सबसेट होगा। मान लो अगर मैंने रिलेशन सेट डिफाइन कर दिया, मैंने अगर रिलेशन सेट डिफाइन कर दिया कि R इज इक्वल टू सच दैट एक्स वाई सच दैट x इज लेस देन y, तब तो सारे के सारे आ जाएंगे। क्योंकि देखो ना, सबका x ये 1 4 से छोटा है, ये 1 5 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 3 5 से छोटा है। तो R पूरा का पूरा आ जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो अगर पूरा का पूरा सेट आ जाता है R में तो ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तब हम इसको क्या कहते हैं बताओ? यूनिवर्सल रिलेशन। अगर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब अगर मैंने कहा कि R डैश इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y, तो क्या ऐसा कभी आपको मिल रहा है? देखो तो 1 4 से बड़ा है नहीं, 1 5 से बड़ा है नहीं, 2 4 से बड़ा है नहीं, 2 5 से बड़ा है नहीं, 3 4 से बड़ा है नहीं, 3 5 से बड़ा है नहीं। तो R डैश आ गया 5, मतलब एम्प्टी सेट। इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं इसको बताओ? एम्प्टी रिलेशन। तो दो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने जाना, कौन कौन सा बताओ? यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाए और एम्प्टी रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना आ पाए। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा, लेकिन अंडर डिफाइंड सर्टेन कंडीशन। किसी ना किसी कंडीशन को वो फॉलो कर रहा होगा। तो अब देखते हैं हम लोग। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया है, ए में रखा है क्लास 12th स्टूडेंट्स और बी में रखा है क्लास 11th स्टूडेंट्स। आप अपने ही स्कूल का ले लो, या चलो हम लोग अपनी कोचिंग का ले लेते हैं। हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे 12th में और बहुत सारे बच्चे 11th में भी हैं। ऐसा हो सकता है अगर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R1 इज इक्वल टू, ऐसे सभी आएंगे A और B बिलोंगिंग टू A क्रॉस B सच दैट A इज ब्रदर ऑफ B। तो देखो यस, ऐसा पॉसिबल है। A इज ब्रदर ऑफ B, मतलब 12th में हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि ब्रदर हो
किसका बताओ? बी का। मतलब 11th में एक स्टूडेंट होगा, उसका भाई पढ़ रहा होगा 12th में, तो ऐसा रिलेशन है। हो सकता है ये, इसको हम एम्प्टी नहीं कहेंगे जब तक हमें सेट का एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं पता है। अगर मान लो मेरे 12th में 20 बच्चे हैं और 11th में भी 20 बच्चे हैं, उसमें से कहीं भी नहीं निकला, तब हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम के लिए, हमारे कोचिंग के लिए R1 डिफाइंस एन एम्प्टी रिलेशन। लेकिन ये हमेशा एम्प्टी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये रिलेशन भी डिफाइंड हो सकता है। इनको कहते हैं लॉजिकल रिलेशन, जिसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं इन्वॉल्व होता, उनको कहते हैं लॉजिकल रिलेशंस। जहाँ मैथमेटिकल रिलेशंस होता है, कुछ फॉर्मूला वगैरह, वहाँ कहते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। अब R2 में अगर मैंने ए बी डाल दिया बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ऐसा कोई बॉय या गर्ल क्लास 11th में हो सकता है जिसकी सिस्टर 12th में पढ़ रही हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये नल या वॉइड रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, एक चीज और, एम्प्टी रिलेशन को हम लोग कभी कभी नल और वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, नल और वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखना जरा R3 में डिफाइन कर दिया कि ऐसे ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी सच दैट एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, सभी बच्चों का तो एज बी वाले बच्चों से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो इसमें भी आपको ढूंढने से बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर अगर ऐसे ही डिफाइन कर दिया, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। मार्क्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, सेम लोकेलिटी से, सेम बस स्टॉप से, सेम पेरेंट्स हैं, या फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं, हाइट सेम है, ये सारी बातें हो गई। या फिर उनका वो ग्रुप सेम है, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ वाली ग्रुप सेम, ऐसे बहुत सारे रिलेशन आप बना सकते हो। तो ऑल दीज आर कॉल्ड लॉजिकल रिलेशंस। और मैंने तो आपको एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन बता ही दिया है। तो एम्प्टी के लिए क्या हो गया, एम्प्टी के लिए क्या हुआ, एम्प्टी के लिए मैंने ये बता दिया आपको। अब थोड़ा मैथमेटिकली अगर देखें तो यूनिवर्सल रिलेशनशिप में है R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अगर पूरा ए क्रॉस ए ही आ गया तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर R इज इक्वल टू फाई, जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ये कहलाएगा हमारा एम्प्टी रिलेशन। ए क्रॉस ए या फिर ए क्रॉस बी, दोनों में चलेगा ये, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। अब आपको जवाब देना है ये। जैसे आपके बुक से मैंने ले लिया एग्जाम्पल 1, इन्होंने ए सेट में डाला है ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो ए इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। और बी में डाला है, नहीं बी में कुछ नहीं डाला, रिलेशन इन्होंने सीधा डिफाइन कर दिया। आर इज इक्वल टू, दो रिलेशन डिफाइन किया। आर में डाला है ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, एंड आर डैश में डाला है ए बी द डिफरेंस बिटवीन सच दैट डिफरेंस बिटवीन heights of A and B is less than 3 meters। तो देखना जरा, सबसे पहले ये हो जाएगा फाई, यानी कि नल रिलेशनशिप, एम्प्टी। क्योंकि जब बॉयज स्कूल है तो कोई सिस्टर कैसे हो सकता है, वहाँ पे कोई सिस्टर हो ही नहीं सकता, कोई सिस्टर हो ही नहीं सकता। तो ए और बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अ बॉयज स्कूल। फिर आर डैश में है ए बी डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी। 3 मीटर कितना होता है, 1 मीटर में लगभग 2.5 फीट, तो 7.5 फीट से ऊपर। तो आप कोई दो स्टूडेंट ले लो, दोनों के बीच की हाइट का डिफरेंस कह रहा है, ये नहीं कि हाइट तो चलो 7.5 फीट मिल भी जाएगा इक्के दुक्के लोगों का, लेकिन जब आप दो लोगों के बीच का हाइट मेजर करोगे
तो इसका मतलब है सबसे छोटी हाइट अगर 3 फीट की है तो सबसे बड़ा वाला हाइट 10.5 फीट। 10.5 फीट का तो कोई इंसान नहीं है, तो दिस विल बी, और किसी क्लास की बात हो रही है तो बहुत ही रेयर है तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के भी बीच का हाइट क्या हो, डिफरेंस जो वो 3 मीटर से ज़्यादा हो। यानी ये हमेशा पॉसिबल होगा कि दो लोगों के बीच के हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से क्या होगा, कम ही आएगा। यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब आप किसी भी दो बच्चों के बीच का अगर हाइट मेजर करोगे डिफरेंस, तो वो हमेशा 3 मीटर से क्या आएगा, कम ही आएगा। इसलिए ये हमेशा डिफाइन करेगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या डिफाइन करेगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर। अब इस एग्जाम्पल 1 के बाद हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं। रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव, चौथा है इक्विवेलेंस। तो इन चारों के बारे में पढ़ना है। इक्विवेलेंस तो तभी लगता है इफ ऑल एबव 3 आर ट्रू। इफ ऑल एबव 3 रिलेशंस आर ट्रू, तो वो अपने आप इक्विवेलेंस हो जाता है। यानी इक्विवेलेंस के लिए कुछ अलग से हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। अब देखना जरा रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। अगर ए बिलोंग कर जाए आर से, मतलब हर एलिमेंट अगर खुद के साथ रिलेट हो जाए तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आप खुद का इमेज मिरर में देखते हो, तो आप कहते हो ना मेरा इमेज रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर में, तो यू आर रिलेटेड विथ योर सेल्फ। वैसे ही अगर हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो जाए तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो वर्ड से को रिलेट करना सीखो। सिमेट्रिक मतलब जैसा अगर ए और इफ ए बी अगर बिलोंग करता है आर से, तो बी भी बिलोंग करेगा ए से। यानी सिबलिंग का रिलेशन जो है वो होता है सिमेट्रिक। मैंने ब्रदर और सिस्टर वर्ड नहीं यूज किया, मैंने सिबलिंग वर्ड बोला। सपोज आई एम सिबलिंग ऑफ जो भी है, आई एम सिबलिंग ऑफ स्वीटी, देन स्वीटी विल बी सिबलिंग ऑफ माइन ऑल्सो, सो वी बोथ आर सिबलिंग ऑफ ईच अदर। तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा कि अगर ए और बी बिलोंग करता है आर से, तो बी और ए भी बिलोंग करेगा किससे, बताओ, आर से। ट्रांजिटिव में है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन बी को अगर बीच में छोड़ दो तो ए और सी भी आर से बिलोंग करने लगेगा। तो ए और सी भी आर से बिलोंग करने लगेगा, यानी जंपिंग होने लगेगा। क्या होने लगेगा बताओ, जंपिंग। बी को छोड़ करके ए और सी ही रिलेशन में होल्ड कर जाएगा। सपोज ए इज फ्रेंड ऑफ बी, बी इज फ्रेंड ऑफ सी, तो जरूरी नहीं कि ए और सी भी आपस में फ्रेंड हो, लेकिन अगर ए और सी भी आपस में फ्रेंड होते हैं तो ये कहलाएगा हमारा क्या, बताओ, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ऊपर के तीनों रिलेशन ट्रू होंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 2 पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में है टी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। टी में डाल दिया गया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर में जितने भी ट्रायंगल हो सकते हैं सबको टी के अंदर डाल दिया गया। और आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर आर इज अ रिलेशन इन टी गिवन बाय। ऐसे दो ट्रायंगल इसमें आ सकते हैं सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी ये जो रिलेशन है ये T1 को कॉन्ग्रुएंट बना देगा T2 के साथ, तो वो आ जाएगा रिलेशन के अंदर, यानी वो एप्लीकेबल होगा। अब देखो, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में है कि जब हम कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल ये सब वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसी ट्रायंगल के लिए, मतलब एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस एवरी
ट्रायंगल, हर ट्रायंगल खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है. एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू itself. So T1 T1 हर ट्रायंगल के लिए ये बिलोंग कर जाएगा R से. Hence this relation is reflexive. तो ये रिलेशन क्या है बताओ, रिफ्लेक्सिव है. अब सिमेट्रिक के साथ देखते हैं. Let T1 T2 belonging to R. Let T1 T2 belonging to R. Now see, symmetric में है if T1 T2 belongs to R, then हम लिख सकते हैं कि T1 is congruent to T2. तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं अगर दो ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा. then T2 is also congruent to T1. T2 is also congruent to T1. इसका मतलब है so T2 T1 also belongs to R. देखो रिलेशन के लैंग्वेज पे ध्यान देना, आप उसको बदल नहीं सकते. अगर पहले T1 आया है बाद में T2 तो लैंग्वेज में पहले T1 ही आएगा और बाद में T2 आएगा. वैसे ही मैंने उसको मीनिंग वाइज चेंज कर दिया तो फिर T2 T1 भी बिलोंग कर गया, इसलिए मैंने लिखा है कि T2 T1 किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से. तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया. नाउ वी आर कमिंग टू ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में है लेट T1 T2 belongs to R. T2 T3 belongs to R. तो हम क्या लिख सकते हैं, then T1 is congruent to T2. Then T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3. तो देखो T1 is congruent to T2, T2 is congruent to T3, which implies कि T1 is congruent to T3 also. T1 is congruent to T3 also, which implies कि T1 T3 belongs to R. T1 T3 belongs to R. Hence it is an equivalence relation also. तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया. अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने कहा है L में सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, यानी सेट ऑफ जितने भी लाइंस आप इमेजिन कर सकते हो एक प्लेन के अंदर, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, उन सब को कहाँ डाल दिया गया बताओ, L के अंदर डाल दिया गया. लेट R बी द रिलेशन जिसमें दो लाइन को लिया गया है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. तो अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव में देखना क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल हो, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है, बिल्कुल नहीं. पैरेलल की बात होती तो हम मान भी लेते क्योंकि हर लाइन को खुद के पैरेलल माना जाता है. व्हाट इज दिस, हर लाइन को खुद के, इधर स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं पा रहा है, हर लाइन खुद के क्या है बताओ, कुछ तो गड़बड़ है. चलो इधर देख लो आप, हर लाइन खुद के क्या होता है बताओ, पैरेलल हो जाता है. लेकिन परपेंडिकुलर में नहीं लिख सकते तो लिख देंगे since a line is never perpendicular to itself, so a line is never perpendicular to itself, so L1 does not belong to R. रिफ्लेक्सिव के साथ है अब सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में है कि लेट L1 L2 belongs to R, then
L1 is perpendicular to L2. Now see, L1 is perpendicular to L2, तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं कि L2 is also perpendicular to L1. देखो ना जरा, ये और ये, अगर ये L1 है और ये L2 है, तो L2 पे अगर L1 परपेंडिकुलर है तो उल्टा देखोगे तो L2 भी L1 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, which implies कि L2 L1 also belongs to R. तो अगर L1 L2 R से बिलोंग करेगा, अगर L1 L2 R से बिलोंग करेगा तो L2 L1 भी क्या होगा बताओ, R से बिलोंग करेगा. सो वी हैव डन सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के बाद है ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक के बाद क्या है बताओ, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव, let L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, then L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. So it is not necessary always that L1 is perpendicular to L3. आप देख सकते हो डायग्राम से, ये देखो ये मैंने बनाया L1, इस पे है परपेंडिकुलर क्या बताओ, L2, और एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन की. इसी पे अगर मैंने परपेंडिकुलर बना दिया L3, तो देखना जरा L1 और L3 क्या हो गए, पैरेलल. दैट इज L1 एंड L3 मे बी पैरेलल्स. यही अगर एक प्लेन नहीं होता, अगर ये एक प्लेन में नहीं कहा होता, 3D में कहा होता, तो 3D में तो हमें पता है कि तीन परपेंडिकुलर एक दूसरे पे हो सकते हैं. आपने आई जे के वेक्टर भी पढ़ा हुआ है ना, तो आई जे के तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं बताओ, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स उनको कहा जाता है. तो ये अगर 3D में अलाउड होता तब तो हम लिख भी सकते थे. 2D में इन्होंने पहले ही कह दिया है कि एक प्लेन के अंदर सारे लाइन लिए गए हैं, इसलिए एक प्लेन के अंदर कभी पॉसिबल नहीं होगा कि L1 और L3 भी क्या हो जाए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए. तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आया, सिर्फ क्या आया, सिमेट्रिक आया, ट्रांजिटिव नहीं आया. तो इट इज नॉट इक्विवेलेंस, लिख देंगे इट इज नॉट इक्विवेलेंस. इट इज नॉट इक्विवेलेंस. अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट. मतलब इन्होंने A दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और R के अंदर ले लिया है सिर्फ 1 1. कौन सा रिलेशन है लैंग्वेज वाइज डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इस रिलेशन के एलिमेंट्स को इन्होंने लिस्ट कर दिया है, तो हमारे लिए हेल्पफुल है, ज़्यादा आसान हो जाएगा अब डिसाइड करना. ये है 2, ये है 3. अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, या क्या है. तो देखना जरा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे. तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो लिख देंगे 1 1 2 2 3 3. ऑल, यही तीन पॉसिबिलिटीज थे, ऑल बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव. मतलब सब खुद के साथ क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया. अब ये सिमेट्रिक होगा या नहीं, अगर एक भी गायब होता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता. सिमेट्रिक में देखो, आप कोई ऐसा ढूंढो जो कि सिमेट्रिक रिलेशन को ना दिखलाता हो. जैसे ध्यान से देखना, डिफरेंट ही ढूंढना पड़ेगा. 1 2 के साथ रिलेटेड है लेकिन 2 1 नहीं गिवन है, तो लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट सिमेट्रिक. अब आप कहोगे मैम एक से ही आपने दिखला दिया नॉट सिमेट्रिक, हो सकता है कि 3 4 में सिमेट्रिक आ जाए. अगर हजारों जगह सिमेट्रिक शो हो रहा हो लेकिन सिर्फ एक जगह सिमेट्रिक नहीं आ रहा हो, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक.
क्योंकि किसी चीज़ को गलत ठहराने के लिए एक ही रीज़न काफ़ी है और सही चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हज़ारों रीज़न होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे गलत दिखलाना है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करना है, तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो एक एग्जाम्पल से ही काम चल जाएगा। जब भी हमें दिखलाना होगा नॉट, तो नॉट सिमेट्रिक में एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में अब आप जानबूझ करके ढूंढो कुछ अलग सा, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला ढूंढो। 2 3 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब 1 और 3 का ढूंढो, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। हेंस नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। थोड़ा थोड़ा अब दिमाग में घुस रहा होगा कि रिलेशन आखिर है क्या। तो एक वे होता है, एक लैंग्वेज होता है, एक कंडीशन होता है जिसको हमें फॉलो करते हुए उस सेट के अंदर एंट्री देनी होती है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 4। नाउ वी आर कमिंग टू एग्जांपल नंबर 5। देखो सेट दिया है हुआ है जेड। जेड इज द सेट जिसके अंदर से एलिमेंट चूज किए जा रहे हैं। रिलेशन बनाया गया है इसी सेट के ऊपर, यानी ये जितने भी ए बी आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, जेड से ही आ रहे हैं। such that 2 divides a minus b। तो यहाँ देखना 2 divides a minus b, और ये हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। हमें चेक करना है a तो a बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि a माइनस a करोगे 0 एंड इट इज डिविजिबल बाय 2। 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, तो सिर्फ 2 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 से ही चेक करना है। खाली 2 से चेक करो, अगर 2 से डिविजिबल है दोनों का डिफरेंस आ जाएगा रिलेशन में। तो a माइनस a का जो डिफरेंस है वो है 0 और वो भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए a आ गया रिलेशन में। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, हेंस रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद से आ जाते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में है कि लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर। ए बी को बिलोंग करा दिया आर से, देन एक बात तो क्लियर है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि हम 2k लिख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज कि b माइनस a भी आ जाएगा 2 इंटू माइनस k। तो विच इम्प्लाइज कि b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हम लिख सकते हैं कि अगर b में से a माइनस करने पे डिविजिबल आ गया तो b a b किससे बिलोंग करेगा, r से। तो जब हमने ए बी को आर से बिलोंग करा दिया तो बी ए भी आर से बिलोंग कर गया, हेंस इट इज सिमेट्रिक। हेंस इट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के साथ है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन a माइनस बी डिविजिबल होगा 2 से तो हम 2k1 मान लेंगे, b माइनस सी भी डिविजिबल होगा 2 से तो हम 2k2 मान लेंगे। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग द 2, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2। b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लिया तो k1 प्लस k2। तो a माइनस सी भी 2 से डिविजिबल आ गया ना, तो a और c भी किससे बिलोंग कर गया बताओ, r से, हेंस ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो, हेंस इक्विवेलेंस ऑल्सो। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि कौन कौन इससे रिलेटेड हो सकता है।
जैसे अगर मेरा इक्विवेलेंस क्लास लोगे सिबलिंग्स का, तो जितने भी मेरे अपने भाई बहन होंगे सब आ जाएंगे उस सेट के अंदर। अगर मैंने कज़न ब्रदर्स रिलेटिव्स ले लिया, तो मेरे मौसा, मेरी बुआ, मेरे चाचा, जितने भी होंगे, सबके जितने भी बच्चे होंगे मेरे कज़न्स, वो सारे उसमें आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है, तो विच एवर मे बी रिलेटेड टू, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इसमें सभी बी आएंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब जो भी ए के साथ रिलेशन होल्ड कर पाएगा वो सब ए के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। ठीक है, तो इसको जरा समझिए हम लोग यहाँ से। अब हमें अगर फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, तो मुझे बताओ कि जीरो के साथ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसी वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 5 में ही। कंटिन्यूड एग्जाम्पल 5 में ही सोचना है। तो हमें इस तरीके से b लाना है सच दैट 0 माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, यानी 0 माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2k, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 2k। तो b क्या हो गया, इवन हो गया। सो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास हो गया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। देखो ना, आप यहाँ पर 0 प्लस माइनस 2 ले लो, तो 0 के साथ 2 को माइनस करोगे तो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 0 के साथ माइनस माइनस 2 करोगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा। 0 प्लस माइनस 4 ये भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0 प्लस माइनस 6, ऑल दीज बिलोंग्स टू क्या बताओ, आर। लेकिन अगर मैंने 0 प्लस माइनस 3 ले लिया, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय आर, तो यहाँ पर ऑड नहीं आ सकता, ऑड बिलोंग नहीं करेगा। तो 0 के इक्विवेलेंस क्लास में खाली आया है इवन इंटीजर्स, 0 के इक्विवेलेंस क्लास में क्या आया है, खाली इवन इंटीजर्स। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने आपसे पूछा 2 का इक्विवेलेंस क्लास, तो 2 के साथ भी क्या आएगा, इवन ही आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन बचता है, जो कि 2 से डिविजिबल होगा। फिर ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन बचता है, लेकिन इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू क्या बच जाता है, ऑड। तो ये सब आपको पता है। तो यहाँ देखना, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, फिर से इवन इंटीजर्स ही आएगा। तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 का इक्विवेलेंस क्लास, 4 का इक्विवेलेंस क्लास, सबके इक्विवेलेंस क्लास आपस में क्या होंगे, ऑल आर सेम। तो ये 0 से हम लोगों ने देखा कि सारे इवन का क्या आ रहा है, इवन का क्या आ रहा है बताओ, सेम आ रहा है। अब जरा 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में ऐसे एलिमेंट आएंगे सच दैट 1b बिलोंग्स टू r, यानी कि 1 माइनस बी बिकम्स 2k, तो b बिकम्स व्हाट, 2k इधर आ गया, तो 1 माइनस 2k, या फिर b इज इक्वल टू 2k माइनस 1 भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटीजर फिर भी रहेगा। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास लाइक 1 के साथ प्लस माइनस 3 चल सकता है, 1 के साथ प्लस माइनस 5 चल सकता है, इन सब का डिफरेंस जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। 1 के साथ प्लस माइनस 7 सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 के इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ गया, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये 1 का सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आ गया, 0 का क्या आ गया, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब अगर 3 का निकालोगे तो भी वही आएगा, जो 1 का था वही आएगा, जो 5 का था वही आएगा, जो 7 का था, मतलब सारे ऑड के क्या होंगे बताओ, आपस में सेम होंगे। अब कुछ नोट देने वाली बात है, नोट 1, कि 2 इक्विवेलेंस क्लास लाइक 0 इज नॉट इक्वल टू 1। नोट 2, अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों क्लास बिल्कुल सेम नहीं है, और अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाहोगे कि कुछ कॉमन है क्या, तो वो आ जाएगा 5।
यानी नोट 3 में, और आपने देखा कि अगर 0 इज इक्वल टू 2 है तो या तो दो इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा या दोनों क्या इंटायरली डिफरेंट होगा. सो any two equivalence class, so any two equivalence classes are either exactly same और entirely और म्यूचुअली डिसजॉइंट. आप समझ सकते हो म्यूचुअली डिसजॉइंट तो आपको पता है ना, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, और म्यूचुअली डिसजॉइंट ऐसा नहीं होगा कि 2-4 एलिमेंट दोनों में कॉमन आ जाए बाकी सारे एलिमेंट अलग हो. अगर होंगे तो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे और नहीं तो दोनों एग्जैक्टली डिफरेंट होंगे. अब इसके बेसिस पे हम लोग लास्ट एग्जांपल आज के क्लास का करेंगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 6. अब अपने बुक में देख सकते हो पेज नंबर 4 पे, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए. व्हाट इज सेट ए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिया है. बाय आर इज इक्वल टू ए बी, बोथ ए एंड बी आर सच दैट both A and B are either odd or both are even, और both are even. ये है रिलेशन, मतलब एक ऑड आ गया तो दूसरा भी ऑड आएगा. तो इसको हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं. तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे. रिफ्लेक्सिव में देखना जरा, बोथ ए एंड बी आर इधर ऑड और इवन. तो ये तो लग जाएगा ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर एज इफ ए इज ऑड. अगर ये वाला ए ऑड है तो ये वाला ए भी क्या हो जाएगा, देन अदर ए इज ऑल्सो ऑड. इफ ए इज इवन देन राइट वाला ए भी क्या हो जाएगा, देन अदर ए इज ऑल्सो इवन, क्योंकि सेम टू सेम ले रहे हैं. तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा. ये क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा. अब हम लोग जरा सिमेट्रिक पे आ रहे हैं. तो लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर. सो देयर आर टू केसेस. इफ ए इज ऑड, आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना, हम ज़्यादा समझाने के लिए इस तरीके से चार्ट वे में लिखते हैं. इफ ए इज इवन. अब देखो, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमने तो माना हुआ है ना, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए ऑड है तो बी को भी क्या होना चाहिए, ऑड ही होगा. देन बी इज ऑल्सो ऑड, नहीं तो फिर ये आर में बिलोंग करता ही नहीं. आर में बिलोंग कर रहा है यानी ये बात तो सही है कि अगर ए ऑड होगा तो बी भी क्या होगा, ऑड होगा. अब सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, सो बी मस्ट बी ऑल्सो इवन, बी मस्ट बी इवन. तो इन एनी केस, तो उल्टा भी लिख सकते हैं. देन अब देखो ये ऑड है तो ये भी ऑड है, तो बी ए भी बिलोंग कर जाएगा आर से, क्योंकि ये भी ऑड और ये भी ऑड. उसी तरीके से यहाँ भी बी ए बिलोंग कर जाएगा आर से, क्योंकि ये भी इवन तो ये भी इवन, हेंस सिमेट्रिक. तो ये हमारा सिमेट्रिक आ गया. अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव में है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बी से ही शुरुआत करेंगे. बी सी बिलोंग्स टू आर. केस 1, लेट ए बी ऑड. अब लिखेंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए. अगर ए ऑड आ गया तो बी इज ऑल्सो ऑड. अब फिर लिखेंगे सिंस बी सी भी बिलोंग करता है किससे बताओ, आर से, तो C is also odd, C is also odd. Hence देखो हमने शुरुआत किया था A odd, तो C भी क्या आ गया, odd आ गया. Hence A C also belongs to R. अब केस 2, let A be even.
अब सिंस ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो फिर क्या लिख देंगे, बी इज ऑल्सो इवन। अब देखो सिंस बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो जब बी इवन है तो सी इज ऑल्सो इवन, विच इम्प्लाइज, अब देखो जरा, ए को स्टार्ट किया था इवन से तो पहुंच गया सी इज ऑल्सो इवन, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, दोनों सेम नेचर के आ गए तो ए सी भी बिलोंग कर गया आर से। तो इन एनी केस इफ ए इज ऑड और ए इज इवन, ए सी बिलोंग कर जा रहा है आर से, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। अब ये जब रिलेशन तीनों को फॉलो कर रहा है, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहीं पे खत्म नहीं होता है, दो पार्ट और भी पूछा हुआ है। show that R is an equivalence relation. Further, show that all the elements of this subset are related to each other and all the elements of this subset this are related to each other but no elements in this subset. ठीक है, देखना जरा, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोलेंगे तो इसमें क्या आ सकता है, 1 3 5 7, क्योंकि अगर एक ऑड हो गया तो बाकी सब ऑड ही आ सकता है। 3 का इक्विवेलेंस क्लास होगा, 3 के साथ रिलेटेड होगा 1 3 5 7। ऐसे ही अगर 5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो उसमें भी आएगा 1 3 5 7। 7 का इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो उसमें भी आएगा 1 3 5 7। सो हम लोगों ने देखा कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 3 का इक्विवेलेंस क्लास, 5 का इक्विवेलेंस क्लास एंड 7 का इक्विवेलेंस क्लास ऑल आर सेम। तो ये सारे नंबर एक दूसरे से रिलेटेड किस सेंस में थे, कि ऑल हैव सेम इक्विवेलेंस क्लास। अब हम इसी तरीके से दूसरे के लिए करेंगे। लाइक 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, जो भी इवन होगा वही आएगा, 2 4 6। 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, जो भी इवन होंगे वही इसके साथ रिलेटेड होंगे। 6 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, 2 4 6, जो इसके साथ रिलेटेड होंगे वही होंगे। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास, 4 का इक्विवेलेंस क्लास और 6 के इक्विवेलेंस क्लास सब आपस में रिलेटेड है। इन विच मैनर, ऑल आर सेम। So in the way that all the elements have same equivalence classes, but ऊपर वाला और नीचे वाला इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो यानी 1 is not equal to 2. So the two different sets have no elements in common. Different sets have no equivalence class in common. No equivalence class in common. तो ये था हमारा 1.1 के लॉजिक्स। और अब एक एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 16 क्वेश्चन हैं। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट कर लेते फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब जैसे 1.1 का कॉन्सेप्ट कराया तो नेक्स्ट अब आपको 1.1 का एक्सरसाइज करना ही करना है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग 1.1 के एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग इसको एक बार 2 बार तब तक पढ़ते रहो जब तक कि आप इसमें बिल्कुल फ्लुएंट नहीं हो जाते। देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ 1.1।